ठीक है, जल्दी जल्दी रिवीजन करो। आपसे पूछा जाता है हिंदी परिवार के बारे में। हमारा जो भाषा परिवार है वो 4 भागों में बटा हुआ है। एक है हमारा भारोपीय परिवार, एक है हमारा द्रविड़ परिवार, एक है हमारा ऑस्ट्रिक परिवार और एक है हमारा चीनी तिब्बती परिवार। आपसे क्वेश्चन क्या बनता है? आपसे बनता है भाषा का सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? ठीक, तो कौन सा है? भारोपीय परिवार। ये भारत का ही नहीं है, ये विश्व का सबसे बड़ा परिवार है। विश्व में इस परिवार के लोग सबसे ज्यादा बिखरे हुए हैं और भारत में लगभग 75 से 78% लोग यही भाषा बोलने वाले हैं। इसे भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वैदिक साहित्य आर्यों ने ही लिखा और जब लिखा गया, जो लिपिबद्ध साहित्य को किया गया, वो कैसी भाषा थी? वो भारोपीय परिवार की ही भाषा थी। इसी भाषा से जितनी भी आपकी राज्य की भाषा आई हैं, चाहे राजस्थानी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे बांग्ला हो, चाहे असमिया हो, वो सारी इसी भाषा परिवार से आई हैं। ठीक, इसके बाद कौन सा आता है हमारा? द्रविड़ परिवार। विंध्याचल की पहाड़ियों से नीचे पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र किसमें आता है? द्रविड़ परिवार में आता है। अगर इसको हम मैप में समझेंगे तो द्रविड़ परिवार कहाँ तक बिखरा हुआ है, तो आप देखिए जरा, हम एक यूपी का रफ मैप भारत का लेते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पे आपको बना के समझाएं, ये वाला जो हिस्सा हमारा है, ये इस परिवार में जो भाषा बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? द्रविड़ परिवार की भाषा कहते हैं। भारत में 25% लोग यही परिवार की भाषा बोलते हैं। कितने लोग? 25%। इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? इसमें तमिल आती है, इसमें तेलुगु आती है, इसमें मलयालम आती है, इसमें कन्नड़ आती है, इसमें तुलु आती है। ठीक, और इस परिवार में बोली जाने वाली सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तमिल है। आपसे पूछे कि द्रविड़ परिवार के लोग कितने परसेंट भारत में हैं? 25% लोग हैं। इस परिवार की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? आप कहेंगे तमिल है। कौन कौन सी भाषाएं इस परिवार का हिस्सा हैं? आप कहेंगे मलयालम है, आप कहेंगे द्रविड़ है, आप कहेंगे तमिल है, आप कहेंगे तुलु है, आप कहेंगे कन्नड़ है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि ऑस्ट्रिक परिवार की भाषाएं कौन सी हैं? तो देखो, ये ट्राइब्स की हैं, जो हमारी संथाली, मुंडारी हो, ये जो भाषाएं हैं, ये जो आपका मध्य पूरब जिसको आप बोलेंगे, ये परिवार जो है ये भाषाएं बोलने वाला है ऑस्ट्रिक परिवार। तो जब भी किसी ट्राइब की भाषा ऑप्शन में दे और आपसे पूछे ये किस परिवार के लोग हैं, तो आप क्या कहेंगे? ये ऑस्ट्रिक परिवार के लोग हैं। लास्ट में क्या है? चीनी तिब्बती परिवार। इसे हम पूर्वोत्तर भारत बोलते हैं। 7 सिस्टर्स वाला जो पूरा क्षेत्र आ जाता है, जहाँ पे आपको अभी मिलेगी डोंगरी, आप मिलेगी, आपको बोडो मिलेगी, मणिपुरी मिलेगी, गारो मिलेगी। ये सारी भाषाएं कौन सी हैं? इस परिवार में जोड़ने वाली भाषाएं हैं। और 0.7% कुछ लोग ऐसे हैं जो इस भाषा को क्या करते हैं? बोलते हैं। ठीक, तो ये 4 परिवार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इनके एमसीक्यू भी हमने आगे दे रखे हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि क्रम क्या है भारतीय आर्य भाषा। देखो, सबसे पहले लोगों को लगता है कि संस्कृत क्या है? लोगों को लगता है वैदिक संस्कृत पुरानी है, नाम से ही वेद बड़ा पुराना होगा। उसके बाद लोगों को लगता है लौकिक पुराना है, फिर संस्कृत है। बिल्कुल गलत, सबसे पुराना संस्कृत है। संस्कृत से ही निकली वैदिक संस्कृत है और वैदिक संस्कृत के बाद आई लौकिक। लौकिक का मतलब है, देखो, जो वेद पुराण देवी देवताओं द्वारा जो लिखे गए, जो बोले गए, वो तो वैदिक था। ठीक, लेकिन जो मानव ने इसको बोला वो क्या था? लौकिक था। और जो आम मानव ने, आम जनता ने जिसको बोला, वो क्या था? संस्कृत था। नहीं, उल्टा, पहले संस्कृत, फिर वैदिक और फिर लौकिक। समझ में आ गया? तो इसको आपको ध्यान रखना है। पहले संस्कृत आएगी, फिर वैदिक, फिर लौकिक, फिर पाली प्राकृत। यहाँ पे आपको कौन मिलेंगे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म मिलेगा। उसके बाद अपभ्रंश, अवहट और आधुनिक हिंदी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। क्वेश्चन बनेगा आपसे कि हिंदी की आदि जननी कौन है? आदि जननी, हिंदी की आदि जननी कौन है? तो आप कहेंगे संस्कृत। आप क्या कहेंगे? संस्कृत। और आपसे कहा जाएगा हिंदी की जननी कौन है? आप कहेंगे अपभ्रंश। आप क्या कहेंगे? अपभ्रंश। तो ये एक विकास क्रम है, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, हम आपको सारा पढ़ा चुके हैं। आगे देखते हैं, लौकिक संस्कृत क्या थी? मैंने बताया, जो लोगों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा लिखी गई। अष्टाध्यायी पाणिनि की जो है वो लौकिक संस्कृत में ही लिखी गई है। रामायण, वाल्मीकि की, महाभारत, वेदव्यास, इसी काल में क्या की गई थी? इसकी रचनाएं की गई थी। और वेद पुराण ये सब किसमें लिखे गए थे? वैदिक संस्कृत में लिखे गए थे। इसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, इनका ये क्रमिक विकास है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है किस तरीके से ये क्या हुआ, एक एक करके इन्होंने विकास किया। तो इसकी बात भी हम सारी कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने आपको क्षेत्रीय भाषाएं बताई थी, किस तरीके से क्षेत्रीय भाषाओं का क्या हुआ, विकास हुआ। सौर सैनी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी गुजरात से बनी। अर्धमगधी पूर्वी हिंदी, मगधी बिहारी, बांग्ला, उड़ीसा, असमिया। खस पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि खस कहाँ बोली जाती है? हिमालय और पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो आपकी उपभाषाओं में है वो कौन सी? आपकी पहाड़ी हिंदी है। ये एग्जाम में क्वेश्चन काफी आता है। ये सारे एमसीक्यू हम लोगों ने किए थे। ठीक, इसमें मैंने आपको सारे एमसीक्यू करा दिए थे, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो आप एक बार देख लीजिएगा।
फिर इसके बाद हिंदी का संवैधानिक विकास, जिसके मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रही थी, इसमें क्या कहा गया था, इसमें 343 में कहा गया था कि संघ की जो राजभाषा होगी वो क्या होगी, हिंदी होगी। की जो राजभाषा होगी वो क्या होगी, हिंदी होगी, और उसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। इसके बाद क्या कहा गया, 344 में राष्ट्रपति 10 वर्षों के लिए क्या करेगा, राजभाषा आयोग का गठन करेगा, और पहला राजभाषा आयोग 7 जून 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। इसके बाद 345 में राज्यों की राजभाषा आधिकारिक भाषाएं दी गई थी। 348 में क्या कहा दे रहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा इंग्लिश होगी, ये तब तक रहेगी जब तक संसद इस पर कोई कानून न बना दे। यानी कि संसद को अधिकार है, राष्ट्रपति पर टिक नहीं करना है, संसद को कानून बनाने का अधिकार है भाषा चेंज करने का। उसके बाद 351 पे क्या कहा गया था, केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा के प्रचार और विकास के लिए समय समय पर क्या करेगी, वो काम करती रहेगी और मिश्रित को आगे बढ़ाती रहेगी। फिर हमने ये देखा 8 अनुसूची, मैंने बताया था आप लोगों को 8वीं अनुसूची की बात की थी, हमने बताया था कि 8वीं अनुसूची में मूल भाषाएं कितनी थी, 14, कितनी थी 14, और इन्हीं में आपकी कौन है, हिंदी और संस्कृत इन्हीं में आपकी ऐड है, हिंदी व संस्कृत 14 भाषा मैंने आपको पूरी बताई थी। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि 21वां संविधान संशोधन पहला हुआ और 15वीं भाषा जोड़ी गई, कौन सी जोड़ी गई, सिंधी। जो हमारी 15वीं भाषा थी वो कौन थी, हमारी सिंधी। फिर मैंने आपको क्या बताया था, 71वीं, और मैंने आपको एक ट्रिक दी थी, नमक, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी, इनका क्रम आपको याद रखना है, पूछेगा आपसे, पूछेगा कि 16वीं भाषा कौन सी है, आप कहेंगे ना यानी नेपाली। आपसे पूछेगा 17वीं कौन है, आप कहेंगे माँ मणिपुरी। आपसे पूछेगा 18वीं कौन, आप कहेंगे का यानी कोंकणी। खाली नमक याद करने से काम नहीं चल जाएगा, इसका क्रम भी याद रखना है आपको। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन, और मैंने कहा था BDMS, B फॉर बोडो, D फॉर डोंगरी, और M फॉर मैथिली और संथाली। फिर एक आपसे क्वेश्चन बनता है कि 22 भाषाओं में मात्र एक बोली कौन सी है, तो मैंने कहा था मैथिली। मैथिली ऐसी बोली है जिसको 8वीं अनुसूची में जगह मिली है, ठीक, ये क्वेश्चन हमने किया था, ये सारा कर लिया था। इसके बाद शास्त्रीय भाषा मैंने बताई थी, हमको लगता है कि सबसे पुरानी संस्कृत शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज कौन है, संस्कृत ही है, बट नहीं, सबसे पुरानी कौन है, तमिल है, उसके बाद कौन है, संस्कृत है। तो शुरुआत में कितनी थी, 6 थी हमारे पास, लेकिन अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया। जब दिया था तो क्वेश्चन खूब आया था, अभी भी दूर नहीं है, हो सकता है पूछ ले कि कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 11। पूछेगा नवीन 5 जोड़ी गई भाषाओं में कौन नहीं है, तो कौन है आपको याद रखना है, पाली, प्राकृत, मराठी, असमिया, बंगाली, ये 5 क्या है, नई है, जो अभी क्या की गई है, जोड़ी गई हैं। तो ये देखिए पूरी लिस्ट दे रखा है। अच्छा एग्जाम देंगे, मैंने कहा भी आरओ का भी एग्जाम आ रहा है, उसमें देंगे तो हो सकता है क्रम में लगाने को दे दे, या हो सकता है आप सुपर टेट देंगे तो उसमें क्या होगा, मैच करने को दे दे, दरोगा भर्ती देंगे, पुलिस देंगे तो क्या हो सकता है, पूछ ले कौन सी नवीन है कौन सी पुरानी है, तो क्लासिकल लैंग्वेज किसी में भी पूछ सकते हैं, ठीक, ये हम लोगों ने कर लिया। लिपि मैंने आपको बताई थी कि सबसे पुरानी कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि थी, याद करो मैंने बताया था ब्राह्मी और खरगोष्ठी के बारे में बताया था। ब्राह्मी कैसे लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट, और खरगोष्ठी राइट टू लेफ्ट, बताया था हमने आपको, और इसी से ही सारी आई थी, यानी ब्राह्मी से ही क्या आई है, देवनागरी लिपि ही आई है। अशोक के जो अभिलेख हैं वो अधिकतर ब्राह्मी में ही है, कुछ खरगोष्ठी में भी लिखे हुए मिले हैं, तो ये मैंने आपको बताई थी ये बात, ठीक। उसके बाद बोलियां क्षेत्र में, ये हम पूरा कर चुके थे कि अलग अलग क्षेत्र में आप याद रखो, क्योंकि आप कहाँ रहते हैं, कानपुर उन्नाव के आसपास, तो अगर लखनऊ कानपुर की इनकी बेल्ट देखेंगे हम, तो मैंने बताया था लखनऊ में अवधी, कानपुर में कन्नौजी, और क्या बोलते हैं आपका ये उन्नाव में क्या है, अवधी, ये आपको याद रखनी है, ये लैंग्वेज बेल्ट है आपकी, तो आपसे पूछता है कभी कभी। लिखित रूप हमने देख लिया था, इसका क्या था, ये सारी लिपियां हम लोगों ने देख ली थी। मैंने कहा था आप फंसेंगे तो कहाँ फंसेंगे, आप उर्दू समझ जाएंगे, फारसी हो सकती है, कश्मीरी समझ जाएंगे, फारसी हो सकती है, सिंधी पर आप जल्दी गेस नहीं कर पाएंगे, तो सिंधी की भी जो लिपि है वो क्या है आपकी, फारसी ही है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद पंजाबी के अक्सर पूछ लेता है तो गुरुमुखी है, और हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी, इन सबकी देवनागरी है, इन सबकी क्या है, देवनागरी है। इसमें कोंकणी पर विशेष ध्यान रखना है हमको, कोंकणी और मराठी पर भी विशेष ध्यान रखना है कि कोंकणी और मराठी क्या है, हमारी ये देवनागरी लिपि है। इसके बाद मैंने कुछ आप लोगों को विदेशी लिपियां भी बताई थी, एग्जाम के लिए इतना जरूरी नहीं है, बट फिर भी एक फोटो क्लिक करने के लिए कहा था कि पढ़ा रहेगा, एक बार देख के रेंडमली आप चले जाना। ये हमने सारी बातें कर ली थी अशोक की देवनागरी की। पीवाईक्यू भी शायद हमने कर लिए थे, राइट, सारे पीवाईक्यू हमने कर लिए थे, ठीक। और आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, हमारा नया चैप्टर है वर्णमाला। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा नया चैप्टर है वर्णमाला का, तो हम वर्णमाला का आज से स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालो वर्णमाला, वर्णमाला।